चलिए देखिए, आप लोग का दूसरा हेडिंग क्या है? धातु निष्कर्षण के पाई चार्ट, यानी कि धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से धातु का शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है। तो आपके पृथ्वी के अंदर भूपर पट्टी पर क्या पाया जाएगा? इस खनिज को थोड़ा सा साफ करके आप क्या लीजिएगा, और अयस्कों से अशुद्धि को हटा करके, यानी अयस्कों में जो अशुद्धि होता है उसको गैंग बोला जाता है ना। जैसे अयस्क से अशुद्धि को हटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? यानी धातु का सांद्रित एक रूप मिल जाएगा। इससे जो कुछ अशुद्ध पदार्थ वो बाहर निकल जाएगा। और जैसे अयस्क का सांद्रण हो जाएगा तो यह अयस्क कितने भागों में पाया जाएगा? बोलो। एक कौन सा? उच्च अभिक्रियाशील, दूसरा, तीसरा, और ये अभिक्रियाशील धातु से आपको स्पष्ट हो रहा है कि सक्रियता श्रेणी का सीरीज समझ में आ रहा है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, सक्रियता श्रेणी का सीरीज आप लोग बोलिए तो हम लिख रहे हैं, बोलो। यही ना है जी? है, ध्यान दो इधर, यही ना सक्रियता श्रेणी है। तो एक उच्च अभिक्रियाशील आपको धातु पाया जाएगा और एक क्या पाया जाएगा जी? मध्य अभिक्रियाशील, और एक क्या पाया जाएगा? तो सुनिए, इस सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं उच्च अभिक्रियाशील, बीच वाले को क्या बोलेंगे? मध्य, और सबसे नीचे वाले को, इसी तीन को हम लोग बांट दिए हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्य अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। देखिए, इसमें सबसे जटिल प्रक्रिया है जो धातु का निष्कर्षण का, वह कौन सा है जी? इस उच्च अभिक्रियाशील धातु को हम लोग क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका विद्युत अपघटन कराएंगे। अब एक स्टेप में हो गया तो इसको आसान नहीं समझना है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसको आसानी से आप नहीं कर सकते हैं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु का क्या करना पड़ेगा, और विद्युत अपघटन के बाद आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? ये धातु का निष्कर्षण हो गया। अब मध्य अभिक्रियाशील धातु कितने रूप में? एक तो सल्फाइड के रूप में और एक कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा। जो सल्फाइड के रूप में अयस्क पाया जाएगा उसका क्या करना है? बताया था ना कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या हो जाएगा? इसका परिभाषा लिखवाए थे आप लोग को। तो भर्जन होगा, और भर्जन जैसे कर देंगे तो ये सल्फाइड अयस्क धातु के किस में बदल जाएगा? ऑक्साइड में। किस में बदल जाएगा? अगर कार्बोनेट पाया जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? निस्तापन, और निस्तापन करके क्या प्राप्त हो जाएगा? धातु के। और जब धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है तो बहुत ही इजी तरीका से इसका अपचयन करा करके, अपचयन में बताए थे ऑक्सीजन को हटता है, ऑक्सीजन क्या होता है जी? और उपचयन में, तो अपचयन करा कर यहाँ से ऑक्साइड को हटा दीजिएगा, और जैसे यहाँ से ऑक्साइड हटेगा तो क्या बच गया? तो धातु का शुद्ध रूप प्राप्त हो गया। तो मध्य अभिक्रियाशील धातु कितने रूप में? एक सल्फाइड और एक, सल्फाइड को क्या करना है? कार्बोनेट को, दोनों से क्या प्राप्त होगा? इस ऑक्साइड का क्या कर देंगे? अपचयन करके। बात समझ में आया? अब लास्ट में आपको पाएगा निम्न अभिक्रियाशील धातु। कुछ समय से तुमको देख रहे हैं, क्या किए हैं? अब जब हम करेंगे तो पता चले क्या किए हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातु, ये निम्न अभिक्रियाशील धातु है जो बहुत ही कम एक्टिव होता है, किसी से अभिक्रिया बहुत ही मतलब कि कम करता है, उतना जटिल अभिक्रिया इसका नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस रूप में पाएंगे? और सल्फाइड पाया जाएगा तो क्या करना है? अब भर्जन से क्या प्राप्त हो जाएगा? ऑक्साइड। इस ऑक्साइड का क्या करेंगे? अपचयन के बाद। बात समझ में आया? यह है धातु का निष्कर्षण। ये सब कुछ पहले से लिखवा दिए हैं, ये पाई चार्ट के द्वारा हम समझा दिए। बात समझ में आया? चलिए अब इसको मिटा दें। अब अगला हेडिंग आप लोग का क्या है जी? थर्मिक अभिक्रिया। क्या है जी? थर्मिक अभिक्रिया। हेडिंग डालिए, थर्मिक अभिक्रिया। हेडिंग डालिए, पहले इसको समझा देते हैं, ठीक है? थर्मिक अभिक्रिया को समझा देते हैं पहले। लिखिए थर्मिक अभिक्रिया। थर्मिट लिखे नहीं है, थर्मिट इधर भी लिख देते हैं। और आप लोग रिवीजन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इतना अब चैप्टर ज्यादा ही हो गया है। लमसम 5 चैप्टर हो गया ना जी, दोनों मिला करके। हाँ, तो आप लोग अब रिवीजन पर ज्यादा फोकस कीजिए। उस दिन तो बताइए कि कितना मिनट रिवीजन में लगेगा? 20 से 25 मिनट बस। हम आप लोग को याद करवा करके बोल करके रिवीजन करवाए तो 20 मिनट लगा,
और आप लोग को खुद से रिवीजन करना पड़ेगा तो कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट काफी है क्या? चलिए, आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? बोलो। थर्मिट अभिक्रिया क्या है जी? थर्मिट अभिक्रिया। सुनिए, इधर ध्यान दीजिए, थर्मिट अभिक्रिया क्या होता है सुनिए। इस थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग हम लोग रेल के पटरियों को जोड़ने में या मशीन में जो मशीनी होती है, मशीनी कारीगरी होती है, उस मशीनी कारीगर में क्या होता है, कभी कभी दरार पड़ जाता है। मशीन आपका देखिएगा चलते चलते चरक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टूट जाता है, बीच से दरार पड़ जाता है। उसको जोड़ने के लिए थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग होता है। बात समझ में आ रहा है? तो थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग होता है रेल के पटरियों को हाला मत करो, पहले तो समझो। रेल के पटरियों को जोड़ने में, राइटिंग खराब हो गई तो क्या दिक्कत है, और मशीनी दरारों के भरने में, मशीनों के दरारों को भरने में इसका प्रयोग होता है। किसका? थर्मिट अभिक्रिया का। अब सुनिए, थर्मिट अभिक्रिया का परिभाषा क्या कहता है, डिफिनेशन इसका क्या कहता है, समझिए इधर सुनो। जब आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है जी? Fe2O3। जब आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करता है जी? जब आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है थर्मिट अभिक्रिया। क्या कहा जाता है जी? थर्मिट अभिक्रिया। इस थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग रेल के पटरियों को जोड़ने में आप लोग देखे हैं, जैसे रेल के पटरी देखे हैं, ऐसे जाता है तो मान लीजिए इतना तो लंबा है नहीं रेल का पटरी, बीच बीच में क्या दिया जाता है जी? गैप। बीच बीच में क्या दिया जाता है जी? गैप। और इसको जोड़ने का काम किस अभिक्रिया के द्वारा? थर्मिट अभिक्रिया के द्वारा। अच्छा, ये गैप क्यों दिया जाता है? रेल के पटरियों के बीच गैप क्यों दिया जाता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होगा बोलो? ये तो धातु है, धातु उष्मा और विद्युत पा करके क्या होता है जी? फैलता है। फैलेगा तो हो सकता है कहीं मुड़ने का चांस ज्यादा है, तो कहीं से बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाए तो खतरा हो जाएगा। इसलिए बीच में गैप दिया जाता है। गर्मी के दिनों में अगर ये फैलेगा ना, इस गैप में आकर के ये बढ़ा लेगा अपना आयतन, ठीक है, तो इसलिए वो मुड़ेगा नहीं। बात समझ में आया? इसलिए बीच में गैप दिया जाता है, वैज्ञानिक कारण है। ऐसे मत समझना कि गैप दिया जाता है तो बहुत बढ़िया लगेगा, सो पीस के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो सब नहीं जानते तो क्या जानते हैं। बात समझ में आया? तो हो गया ये आपका थर्मिट अभिक्रिया। लिखिएगा, लिखिए थर्मिट अभिक्रिया का सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद उपयोग लिखवा देते हैं, ठीक है। लिखिए, लिखिएगा। जब आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से, जब आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से, क्या कर रहा है? कहाँ फोन लगा रहा है? क्या कर रहा है? फोन आया तो बतिया लो। हाँ जाओ बतिया के आओ। लिखो, जब आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है, जब आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत छोटा एकदम। तो इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, जो रेल का पटरी बना होता है, पटरी वो लोहा का होता है? यस सर, हम जानते थे, सब बताएगा। लोहा है ना? क्या है? क्या है? स्टील है। सही बोला है तुम लोग, कह रहा है स्टेनलेस स्टील है। क्या है जी? एक होता है स्टील, एक होता है स्टेनलेस स्टील। जितना कार्बन की मात्रा आप उसमें बढ़ाते जाइएगा और वो स्टेनलेस स्टील होते जाएगा, और वो उसमें जो है सामर्थ्य की गुण ज्यादा आते रहता है। लोहा रहेगा ना तो उतना लोहा जो है भार को वो मतलब कि सहन कर ही नहीं सकता है। रेलगाड़ी कितना भारी होती है? लोहा रहेगा तो चिपक जाएगा उसी में। एक लोहा का मोटा सिली जा करके रेल के पटरी पर रखो और रेल जाएगी ट्रेन, देखना उसको पिचका कर रख देगी। अगर वह लोहा का रहता ना तो नहीं चल पाता ज्यादा दिन।
वो होता है स्टेनलेस स्टील का। किसका होता है जी? ये जो रेल का पटरी होता है किसका होता है जी? स्टेनलेस स्टील का होता है। इसमें मिलता क्या क्या है? लोहा, क्रोमियम, निकेल। सुनो, जब लोहा, क्रोमियम, निकेल का मिश्रण कर दिया जाता है तो बन जाता है स्टेनलेस स्टील। और सिर्फ जब लोहा के साथ कार्बन आ जाता है तो इससे बनता है आपका क्या जी? स्टील। क्या बनता है? जैसे आप लोग घर का बर्तन देखे होंगे, घर के जो सीढ़ी पर रेलिंग लगाया जाता है, ये सब होता है स्टील। उतना हैवी स्टील नहीं होता है। इसको अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा उसमें चमक लाया जाता है तो कार्बन की मात्रा कम रहता है। अगर कार्बन की मात्रा जितना मिलाते जाएगा उतना काला होते जाएगा, उतना काला होते जाएगा। इसलिए इस स्टेनलेस स्टील में, इसमें जो है क्रोमियम और निकल का जो अनुपात ज्यादा मिलाया जाता है ताकि वो एकदम ऐसा लगे कि आपको क्या है जी? लोहा है, लेकिन लोहा होता नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है, इस अभिक्रिया पूरा कर लिया। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। अब तू कहां चेंज करेगा पैराग्राफ? अब पौने चेंज कर दो। उसका लास्ट इंड वाला लाइन था उसमें भी लिखिए लेगा, उतना भी कंजूस नहीं बनना है। लिखिए, लिखिएगा थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग। बात मत करो, लिखो ना पहले। क्या? कुछ चेंज करो ना, लिखो थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग। थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग, इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो जाकर के घर पर भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो कहां भेजेंगे हम? यूट्यूब पर जेबे करेगा, ग्रुप में जेबे करेगा, देख लीजिएगा। तो ढेरे लोग खाती तो कम हो रहा है थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग कह रहा है, ढेरे आदमी देखेगा तो काहे के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? प्रयोग उपयोग ठीक है दोनों। लिखो थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग रेल के पटरियों को जोड़ने में। थर्मिट अभिक्रिया का प्रयोग रेल के पटरियों को जोड़ने में, रेल के पटरियों को जोड़ने में, मशीनों के दरारों को भरने में, मशीनों के दरारों को भरने में, रेल के पटरियों को जोड़ने में, रेल के पटरियों को जोड़ने में, रेल के पटरियों को जोड़ने में, ये भी पढ़ रही है। रेल के पटरियों को जोड़ने में, मशीनों के दरारों को भरने में, मशीनों के दरारों को भरने में, मशीनों के दरारों को भरने में किया जाता है। मशीनों के दरारों को भरने में किया जाता है। मशीनों के दरारों को भरने में किया जाता है। हो गया ये? हाँ हो गया। अब आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक अगला है, कौन सा है जी? धातु का विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण। हेडिंग डालिए, ये वाला हेडिंग डालिए। बात मत करो, बात मत करो। इधर दिखाई दे रहा है उसमें, देखिए उधर से। यहां बोर्ड तक पूरा आ रहा है? नहीं आ रहा है? यहां तक? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हेडिंग डालो इसको, धातु का विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण। धातु का विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण। धातु का विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण। चलो इसको पहले समझ लो, विद्युत अपघटन द्वारा कैसे निष्कर्षण होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के द्वारा कैसे निष्कर्षण होता है धातु का, समझिए इसको। इधर मिटा ही देते, इससे काम हो गया होगा। चलो ध्यान दो, देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। विद्युत अपघटन में पहली बात, जिस धातु का, इधर ध्यान दो, समझना ध्यान से। विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा जिस भी धातु का निष्कर्षण करना होता है उसका हम लोग लेते हैं क्या जी? गलित अवस्था। गलित अवस्था का मतलब पिघला हुआ भाग। अब उसको एक लोग हम लोग क्या करेंगे? परखनली में रख देंगे। किसमें रख देंगे जी? परखनली में रख देंगे। और दो इसमें रॉड का प्रयोग करेंगे। एक को बनाएंगे बाबू क्या? एनोड। क्या बनाएंगे? एक को क्या बनाएंगे? एनोड। और एक को क्या बनाएंगे? कैथोड। बोलो, एक को क्या बनाएंगे? एनोड। क्या बनाएंगे जी? एनोड।
एक को क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। अब सुनो, इस एनोड पर अशुद्ध रहेगा, अशुद्ध पदार्थ रहेगा। क्या रहेगा जी, धातु का ही पदार्थ में जो है अशुद्ध रहेगा। इस पर क्या रहेगा, कैथोड पर शुद्ध रहेगा। अब सुनिए, जिस धातु का निष्कर्षण आप लोग करिएगा, इसका मतलब है कि वह धातु शुद्ध नहीं है। बोलो, जिस भी धातु का निष्कर्षण करना पड़ेगा वह धातु शुद्ध है, शुद्ध नहीं है। अब वो अशुद्ध है, सही बात, वो क्या है जी, अशुद्ध है। और जब धातु का निष्कर्षण करिएगा तो उससे अशुद्ध पदार्थ हटेगा ना। अब सुनो, जब अशुद्ध पदार्थ किसी धातु से हटेगा तो हो सकता है कि एक होगा विलेय और एक होगा अविलेय। क्या होगा जी, अविलेय। तो विलेय घुल जाएगा और अविलेय नहीं घुलेगा। तो जो विलेय घुलने वाला है उसको इसमें H2SO4 रख देते हैं। आपका कौन सा जी, H2SO4 क्या है, अम्ल है। और प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, बोलो। इसमें कौन सा अम्ल रख देंगे बाबू, H2SO4। अब सुनिए, जो घुलने वाला अशुद्ध पदार्थ है, ये अशुद्ध पदार्थ है, और जो घुलने वाला है इस द्रव वाला विलयन में घुल जाएगा। और जो अविलेय है, जो घुलने वाला नहीं है, आकर के इस एनोड पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इस एनोड पर क्या हो जाएगा जी, जमा हो जाएगा। और जैसे इस एनोड पर जमा हो जाएगा तो बताइए, एक अशुद्ध एनोड पर जो कि नहीं घुला, एक अशुद्ध जो कि घुलने वाला था, वो चला गया इस विलयन में, बच गया आपका शुद्ध। कहां जाकर के जमा होगा, कैथोड पर। कहां जाकर जमा होगा जी, कैथोड पर। तो शुद्ध इस पर जमा होगा, तो जो शुद्ध होगा उसको हम लोग यहां से इकट्ठा कर लेंगे। इस प्रकार से धातु का क्या हो जाएगा जी, निष्कर्षण हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इसको लिख लीजिए, हम आसान भाषा में समझा दिए हैं, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब उसको अपने भाषा में लिखवा देते हैं। लिखिए, लिखिए। छुट्टी कहां से हो जाएगा, छुट्टी तो अब और नहीं होगा, आप तो रिकॉर्ड करवा रहे तो पूरा रिकॉर्ड होगा क्लास, ठीक है। रिकॉर्ड करवा के भेज देंगे, बढ़िया है ना। आप ही लोग के चलते रिकॉर्ड हो जाएगा, अरे तो रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, चलिए लिखिए, हो गया। पहले इसको लिखिए, विद्युत अपघटन का परिभाषा लिखिए, लिखिएगा। विद्युत अपघटन के द्वारा, लिखो ना चुपचाप, अब 9 बजा है ना, ठीक है। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा लिखो, विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा, विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा, मत बोलो, विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा जटिल, जटिल अयस्कों, कोमा करके धातु भी लिख सकता है, का सांद्रण, का सांद्रण, का सांद्रण किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। जो एक जटिल प्रक्रिया है, जो एक क्या है जी, जटिल प्रक्रिया है। इतना आसान से इसे बता दिए, तो इतना आसान है नहीं ये, इसको करने में क्या होता है जी, हाँ कठिन होता है ये। जैसे आपको सल्फाइड पाया गया तो भर्जन करके उसका धातु का ऑक्साइड प्राप्त कर लीजिए, और धातु के ऑक्साइड के बाद क्या कर लीजिएगा, उसका अपचयन करा करके धातु का शुद्ध रूप। वो इजी है, स्टेप ज्यादा है लेकिन इजी है, ये स्टेप कम है लेकिन फिर भी ये जटिल है। जो एक जटिल प्रक्रिया है, जो एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें 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 एक भाग एनोड, इसमें एक भाग एनोड, इसमें एक भाग एनोड, इसमें एक भाग एनोड, उसमें साफ आ रहा है चेहरा हो रहा है, ठीक है। क्या, चलो हम देख लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। तुम सब लिखो, हम बोल रहे हैं, लिखो क्या लिखा। इसमें एक भाग एनोड, विद्युत अपघटन प्रक्रिया, एक भाग एनोड, दूसरा भाग कैथोड, एक भाग एनोड, दूसरा भाग कैथोड, एक भाग एनोड, दूसरा भाग कैथोड होता है, दूसरा भाग कैथोड होता है। एनोड, एनोड लिखो, एनोड, एनोड अशुद्ध, लिखो ना, एनोड अशुद्ध, एनोड अशुद्ध, एनोड अशुद्ध धातु को, एनोड अशुद्ध धातु को
एनोड अशुद्ध धातु को अपने ऊपर जमा करता है। एनोड अशुद्ध धातु को अपने ऊपर जमा करता है। एनोड अशुद्ध धातु को अपने ऊपर जमा करता है। कैथोड 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 अच्छा क्या बोल दिए जी, कैथोड कैथोड शुद्ध धातु को जमा करता है। 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 और अशुद्ध विलय और अशुद्ध विलय और अशुद्ध विलय और अशुद्ध विलय विलयन में और अशुद्ध अविलय अविलय लिखा विलय लिखा था। और अशुद्ध विलय विलयन में मिल जाता है। और अशुद्ध विलय विलयन में मिल जाता है। विलयन में मिल जाता है। विलयन में मिल जाता है। हाँ, इस प्रकार से धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। हाँ तो लिख लो, क्या दिक्कत है। इस प्रकार धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। हो गया, चलिए छोड़िए काहे के लिए, अभी तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है संक्षारण, क्रोजन। क्या? अरे तो तुम लोग को पढ़ाए थे यहाँ पर पूरा, थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे। बताए थे ना, इसका मतलब बहुत चीज बता दिए थे इसमें। क्या लिखा इसके बाद? इस प्रकार धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। क्या बोला है? अरे रिकॉर्ड हो रहा है, तुमको दिमाग में नहीं मारेंगे, तुम्हारा दिमाग होश में आ जाएगा अभी। ये क्लास खत्म होने दो, उसके बाद तुम्हारा हम व्यवस्था करते हैं। कुछ आ जाता है, क्या ही बोले अब, इसका भी ख्याल रख रहे हैं। मजबूर हो गए हैं। ठीक है, आदत हो गया, पहले नहीं होता था कंट्रोल, अब कंट्रोल हो गया है तुम लोग के आदत के चलते। चलिए आप व्यवस्था करते हैं, टेंशन मत लो, मजबूर हो गए लगा करके इसको। चलो अब क्या है जी, हेडिंग डालो, क्रोजन संक्षारण, हेडिंग डालो जल्दी। इसके बारे में पहले हम समझा देते हैं। क्रोजन संक्षारण, इसका परिभाषा हम तुम लोग को पहले ही लिखवा दिए हैं। थोड़ा बताओ तो इसका परिभाषा क्या लिखवाए थे, इसके बारे में क्या लिखवाए थे? जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आता है तो अपचयित होकर क्या हो जाता है जी, जंग लग जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? संक्षारण बोला जाता है। ये लिखवाए थे ना? ठीक है। इसके बाद हम आपको 3 लिखवाए होंगे, नोट लिखवाए होंगे। जैसे लिखवाए होंगे, पहला, चांदी के ऊपर कौन सा परत? चांदी के ऊपर काला परत, तांबा के ऊपर हरा परत, और लोहा के ऊपर क्या होता है जी? भूरा परत। अब सुनो, इतना बताए थे ना? अब सुनो, ये चांदी क्या करता है, सुनो। चांदी वायु में उपस्थित सल्फाइड से, किससे जी? सल्फाइड से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है जी? सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है जी? सिल्वर सल्फाइड। और यही सिल्वर सल्फाइड जो है काला रंग में परिवर्तित हो जाता है। किस रंग में? काला रंग में। जब यह चांदी वायु में उपस्थित सल्फाइड से अभिक्रिया करता है तो उस चांदी के ऊपर किसका परत आ जाता है? सिल्वर सल्फाइड का। और यही सिल्वर सल्फाइड किस रंग में आ जाता है? काला। और चांदी के ऊपर किसका परत आ जाता है जी? और तांबा के ऊपर, ये तांबा क्या करता है? वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट क्या बनाता है जी? कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है जी? कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। और यही कॉपर कार्बोनेट हरा रंग में होता है। किस रंग में होता है जी? हरा रंग में। और लोहा के ऊपर जो भूरा रंग पड़ता है, यह लोहा नमी पाएगा, तो नमी पाएगा, उसमें जल की मात्रा रहेगा, और जल का सूत्र होता है H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन मिला है, या वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से यह क्या करेगा जी? अभिक्रिया करके जंग लग जाएगा, जिसको हम लोग मूर्छा बोलते हैं, और इसमें ऑक्साइड का परत जुड़ जाएगा जो कि भूरा रंग का हो जाता है। बात समझ में आया?
तो लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। किसके कारण जी? लोहा जब वायु में उपस्थित किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, नमी के साथ, नमी के साथ जब अभिक्रिया कर लेगा तो जंग लग जाएगा। तो सिर्फ आप लोग को हम बताए थे ना कि चांदी के ऊपर काला परत, तांबा के ऊपर हरा परत, लोहा के ऊपर भूरी परत, लेकिन ये कैसे होता है इसमें बता दिया आपको। तो संक्षारण का परिभाषा लिखिए, हम तो पहले ही लिखवा दिए थे इसका, और 3 ये नोट लिखिए, ठीक है, ये नोट था 3। चलिए संक्षारण लिखिए हेडिंग, और इसका परिभाषा बोल रहे हैं, लिखिए क्या। हाँ तो क्या लिखना नहीं है, जब टॉपिक है तो लिखना पड़ेगा। वहां तो समझा, जब टॉपिक आ गया तो लिखवा दिए थे ना, बता दिए थे। अब तो आपका मेन टॉपिक ही है धातु और अधातु में। लिखिए, लिखिएगा, जब कोई धातु अम्ल, अदरता इत्यादि के संपर्क में, जब कोई धातु अम्ल, अदरता इत्यादि के संपर्क में, जब कोई धातु अम्ल, अदरता इत्यादि के संपर्क में, जब कोई धातु अम्ल, अदरता इत्यादि के संपर्क में आता है तो जब कोई धातु अम्ल, अदरता इत्यादि के संपर्क में आता है तो वह उपचयित होकर, अब उपचयित होगा, इसी में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो खराब होगा। जब कोई धातु अम्ल, अदरता इत्यादि के संपर्क में आता है तो उपचयित होकर संक्षारित हो जाती है। संक्षारित हो जाती है, जिसे संक्षारण कहा जाता 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 है। इसमें धातु पदार्थ खराब होने लगता 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 है। चलिए ये तीनों नोट लिखवा देते हैं। लिखिए, नोट करके 1 नंबर लिखिए। पहले नोट करके 1 नंबर लिखिए, लिखिएगा, नोट करके 1 नंबर बोले, लिखिएगा, लिखिएगा, चांदी, नोट नंबर 1, चांदी, चांदी लिखिए, चांदी वायु में उपस्थित, चांदी वायु में उपस्थित, चांदी वायु में उपस्थित, चांदी वायु में उपस्थित सल्फाइड से, चांदी वायु में उपस्थित सल्फाइड से, चांदी वायु में उपस्थित सल्फाइड से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। लिखे हुए हैं यहां पर, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, जिसके कारण चांदी के ऊपर, जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत, चाहे काला परत एक ही बात है क्या, काला लिख लो, काली लिख लो, जिसके कारण चांदी के ऊपर काला परत चढ़ जाता है। जिसके कारण चांदी के ऊपर काला परत चढ़ जाता है। क्या छूट गया क्या? किसी का छूटा है? ठीक है, जिसके कारण चांदी के ऊपर काला परत चढ़ जाता है। नोट नंबर 2 लिखिए बाबू, तांबा। नोट नंबर 2 लिखिए, तांबा। नोट नंबर 2 लिखिए, लिखिए, जब कॉपर, वही तांबा, क्या हो गया, कॉपर को ही तांबा बोला जाता है। चलो तांबा ही लिखो, ठीक है, तो कोष्ट में तांबा लिख दो।
हाँ बहुत बुद्धि है, हम जानते नहीं है। दोनों लिखो। अबे बोल दिए कॉपर तक का। हाँ बहुत बढ़िया है, लिखो। जब तांबा वायु में उपस्थित, जब तांबा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से, जब तांबा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, जब तांबा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो कॉपर कार्बोनेट का, तो कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है, तो कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है, तो कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है, तो कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है। शुरू से बोले, छूट गया है? चलिए ठीक है, बोल देते हैं एक बार। कहां तक लिखा जी? जब कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण कॉपर के ऊपर, जिसके कारण कॉपर के ऊपर, जिसके कारण कॉपर के ऊपर, जिसके कारण कॉपर के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। अरे हरित क्रांति कर रहा है। जिसके कारण कॉपर के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। हाँ क्या था बताओ, हरित क्रांति के जनक क्या था? जयराम सर नहीं पढ़ाते तुम लोग को? पढ़ाए तो यादो है बहुत बढ़िया से। क्या है? स्वामीनाथन कौन होगा? यही सब तुम लोग पढ़ता है। लिखो। लोहा क्या लिखा जी? हरी परत चढ़ जाती है, हरी परत चढ़ जाती है। हो गया। नोट नंबर 3 लिखिएगा। शांत हो जाओ, लिखो। नोट नंबर 3 लिखिएगा। लोहा, लोहा, लोहा नमी वाले स्थान से, अब नमी वाले स्थान लिखवा दिए, इसका मतलब जहां नमी होगा वहां जल का मात्रा होगा, और उस जल में ऑक्सीजन होगा, होगा तो अपचयित हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा तो मूर्छा लग जाएगा। ठीक है, लिखिएगा। लोहा नमी वाले स्थान पर, चलो ठीक है, स्थान से, हाँ स्थान से, लोहा नमी वाले स्थान से ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, नमी वाले स्थान से ऑक्सीजन के कारण, लोहा नमी वाले स्थान से, लोहा नमी वाले स्थान से ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण लोहा के ऊपर, ऑक्सीजन के कारण लोहा के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। लोहा के ऊपर ऑक्साइड की परत, लोहा के ऊपर ऑक्साइड की परत, लोहा के ऊपर ऑक्साइड की परत, लोहा के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। लोहा के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग लगना कहा जाता है, जिसे जंग लगना कहा जाता है। अब मूर्छा लिखेगा। मूर्छा तो आम भाषा में हम लोग बोल देते हैं, हाँ गांव में मूर्छा, हाँ जंग लगना। क्या लिखा? जिसे जंग लगना कहा जाता है, और यह भूरी रंग की हो जाती 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 है। हो गया? हो गया। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। चांदी के ऊपर कैसा परत? तांबा के ऊपर, लोहा के ऊपर। आप लोग के हाफ ईयरली एग्जाम में कौन सा इसमें से आया था प्रश्न? कोई आया था? एक आया था ना? कोई आया था? एक तुम लोग को याद नहीं, हमको याद है। कोई एक प्रश्न इसमें से आया था। हाँ एक आया था, पता नहीं तुम लोग का ध्यान कहाँ रहा था। एक प्रश्न यहां से आया था। चलो अब सुनो, मान लो
इसके ऊपर परत चढ़ गया है तो ये संक्षारित हो गया है। अब इसके बचाव के लिए कोई ना कोई उपाय होगा ना कि इसको बचाया जा सके, बोलो। तो हेडिंग डालो संक्षारण के बचाव। क्या डालिएगा? ठीक तो है, संक्षारण। ठीक है, मिटा दो एगो, इतना तुम लोग का ध्यान नहीं है। अब र एने ओने हो गया तो क्या दिक्कत है। चलो ए बाबू लिखो हेडिंग अगला, संक्षारण के उपाय। आप लोग को बताए हैं ना, तो आप बताइए तो कौन कौन सा उपाय है जिसको आप संक्षारित होने से बचा लीजिएगा? पेंट करके, तेल से या ग्रीस से, और यशद लेपन यानी कि इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, या किसी धातु के ऊपर मिश्र धातु का कवर लगा करके। बात समझ में आया? उससे भी बचाव कर सकते हैं, उससे भी उसका क्या हो सकता है जी? बचाव हो सकता है। बात समझ में आया? ठीक है। क्या सूखा कैसे रखेगा? चलो लिखो इस, अच्छा सूखा रखेगा तो इस वातावरण में वायु है ना, वायु, और वायु में नमी नहीं है। अभी ठंडी के मौसम आएगा तो ओस गिरेगा, और ओस गिरे तो कहाँ गिरेगा? उसी सूखा वाला पे। साइंस है, अपना दिमाग मत लगाओ। हाँ तो थोड़ा दिमाग लगा के बोलो। चलो लिखो बाबू, लिखो संक्षारण के बचाव। लिखो क्या, पहले इसको लिखो, उसके बाद हमको भी तो प्यास लगा है। नहीं नहीं, पहले लिखो इसको, ज्यादा ड्रामा मत करो। लिखो संक्षारण के बचाव। चलो लिखो, लिखो जल्दी। पढ़ने में जो मजा है कोई मजा नहीं है, लिखो। और उससे बढ़िया पढ़ाने में। लिखो जल्दी, लिखो। जब कोई धातु, बात नहीं, जितना मैं बात करेंगे उतना मैं काम कर लेगा सब। लिखो जब कोई धातु, हाँ तो हम तो रुकबे किए हैं। जब कोई धातु संक्षारित हो जाती है, 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 तो उसके बचाव के लिए, तो उसके बचाव के लिए, तो उसके बचाव के लिए हम लोग निम्न विधि उपयोग करते हैं। तो उसके बचाव के लिए हम लोग निम्न, तो उसके बचाव के लिए हम लोग निम्न, तो उसके बचाव के लिए हम लोग निम्न, उसके बचाव के लिए हम लोग निम्न विधि प्रयोग करते हैं। हाँ, निम्न विधि प्रयोग करते हैं, निम्न विधि प्रयोग करते हैं। तो उसके बचाव के लिए हम लोग निम्न विधि प्रयोग करते हैं। जैसे 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 में लिखो, धातु की सतह को, धातु की सतह को, धातु की सतह को पेंट करके, क्या करके जी? पेंट करके। जब पेंट कर दीजिएगा तो उस धातु का सतह संक्षारित होने से क्या हो जाएगा जी? बच जाएगा। जैसे धातु की सतह को क्या करके जी? पेंट करके। धातु की सतह पर, धातु की सतह पर, धातु की सतह पर तेल या क्या जी? ग्रीस, तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर। नेक्स्ट है यशद लेपन करके, यशद लेपन, या इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं जी? गैल्वेनाइजेशन। इसका परिभाषा लिखवाएंगे, यशद लेपन का परिभाषा क्या होता है, ठीक है? गैल्वेनाइजेशन करके, गैल्वेनाइजेशन करके मिश्र धातु का, मिश्र धातु का, मिश्र धातु का आवरण चढ़ा करके। आवरण यानी कि आवरण का मतलब क्या होता है? कवर। जैसे मान लीजिए यह एक धातु है, इस धातु को आपको बचाना है संक्षारित होने से, तो किसी अन्य मिश्र धातु का इस पर कवर लगा देंगे, आवरण लगा देंगे, तो अंदर बच जाएगा ना, बोलो। तो मिश्र धातु का क्या करके? आवरण चढ़ाकर। क्या? आवरण चढ़ाकर। कौन 3 नंबर? पहला है धातु की सतह को पेंट करके, दूसरा है धातु की सतह पर तेल या क्या करके जी? ग्रीस लगाकर, और इसके बाद है यशद लेपन, इसी को इंग्लिश में बोला था गैल्वेनाइजेशन। क्या बोला था जी? क्या हो गया? यशद लेपन करके। इसका परिभाषा अभी हम लिखवाएंगे, ये क्या होता है लिखवाएंगे। ये लिख लो, मिश्र धातु का आवरण चढ़ाकर, मिश्र धातु का आवरण चढ़ाकर। अब छोटा छोटा सब टॉपिक है,
बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब मेरे लिए पानी लेके आओ, पानी सबके लिए मंगा देते हैं, बोतल से पानी पी लो, ठीक है। तो गाला सूख गया था, बड़ा वाला में लेके आए जर्किन में नहीं तो ड्रामे में भर के लेके आओ। क्या 20 वाला क्या जलेबी मंगा दे क्या पानी पिला देते हैं। 4 नंबर मिश्र धातु का आवरण चढ़ाकर कौन, तो क्या करना है, आरती उतारना है, कर नहीं लिखना है तो हम बोल बोल के लिखवा रहे हैं सर, लिखना है क्या, हाँ कर रहे हैं सर, यूट्यूब पर छोड़बे करिएगा, वहां से नहीं कर लेंगे। हाँ, यूट्यूब वाला काम यूट्यूब पर होगा, ऑफलाइन वाला ऑफलाइन करो लिखो। चुपचाप रहो। चलो पहला क्या है जी, धातु की सतह को क्या करके, और धातु की सतह पर ग्रीस या तेल का लगाकर, उसके बाद यशद लेपन, उसके बाद मिश्र धातु का आवरण, आवरण का मतलब कवर होता है, ठीक है, बात समझ में आया। इस प्रकार से आप लोग संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। किसी धातु को आपको बचाना होगा कि वह धातु खराब ना हो, तो ये विभिन्न प्रकार के प्रयोग के द्वारा आप लोग इस धातु को क्या कर सकते हैं जी, बचा सकते हैं। अभी हटे, इस पर लिखा नहीं है सब, लिख लिया है सब, हाँ हाँ। इसके बाद यही हेडिंग डालना है, इसके बाद इसको हेडिंग डालो बाबू जल्दी, जिसका हो गया ये हेडिंग डालो तो यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन डालो, हेडिंग जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तुम लोग बोलवा के लिखवा रहे थे तब तुम लोग क्या दिक्कत है, तुम लोग को लगा समझा रहे क्या, हाँ हेडिंग बनाओ उसको, यशद लेपन वाला गैल्वेनाइजेशन। क्या ये हेडिंग है, यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन, यहां पर लिख देते हैं, लिखो हेडिंग अब बनाना है आप लोग को, यशद लेपन, और इसी को क्या बोला जाता है जी, गैल्वेनाइजेशन। कभी कभी हिंदी दे देगा यशद लेपन, कभी कभी दे देता है गैल्वेनाइजेशन, दोनों नाम थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको दोनों नाम याद रखिएगा। हाँ क्या, इसको समझाते हैं, थोड़ा पानी पी ले, ए हो गया, बात क्या कर रहा है, थोड़ा सा पिएंगे, अरे बोलो मत बगल में, चलो ए बगल में, तुम लोग को समझ में नहीं आता है। तुम लोग को समझ में नहीं आता है, चलो ए पहले पी लेने दो सबको, फिर आएगा, फिर पानी आ जाएगा। चलो ये हो गया। अब क्या है जी, अब सुनो, ये यशद लेपन क्या होता है पहले समझो। जो भी लोहा की वस्तु है, क्या है जी, ध्यान दो, किसकी वस्तु, कोई लोहा की वस्तु है या इस्पात की, या क्या है जी, इस्पात को क्या बोला जाता है, लोहा, यही स्टील है, और इसी के भाग से लोहा भी मिलता है, कोई बड़ा बात नहीं है। यही क्या होता है जी, स्टील होता है। क्या होता है जी, इस्पात को, स्टील को हिंदी में क्या बोला जाता है, इस्पात। सुनो इधर ध्यान दो, चुपचाप पानी पियो, तो बोल क्या रहा है, जब किसी लोहा और इस्पात की वस्तु को, समझिए ध्यान से, जब कोई लोहा है या क्या है जी, इस्पात है, जब किसी लोहा या इस्पात की वस्तु को खराब होने से यानी संक्षारित होने से बचाने के लिए अगर इस पर जिंक की, किसकी जी, जिंक की परत चढ़ा दीजिएगा, तो यही कहलाता है, जब जिंक की परत चढ़ जाएगा इस पर तो क्या कहलाएगा, गैल्वेनाइजेशन, यानी कि यशद लेपन कहलाता है। तो जब किसी लोहा या इस्पात की वस्तु को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, यशद लेपन। जैसे मान लो यह एक लोहा की वस्तु है, क्या है जी, यह एक प्रकार का लोहा का क्या है जी, वस्तु है, एक प्रकार का लोहा का वस्तु है, और इसको क्या करना है, आपको संक्षारित होने से बचाना है।
तो इसके ऊपर जिंक का पतली परत चढ़ा करके चारों तरफ से घेर दीजिएगा। यही क्या कहलाता है? यसद लेपन। बात समझ में आया? लिखिए लिखिए। तुम लोग समझ में नहीं आता कुछ, पीट देंगे बढ़िया से, ध्यान से समझो। चलो लिखो इसको। जब किसी यसद लेपन हेडिंग है और उसमें लिखो जब किसी लोहा या इस्पात की वस्तु को 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 संक्षारित होने से जब किसी लोहा या इस्पात की वस्तु को संक्षारित होने से बचाने के लिए जब उसके ऊपर बचाने के लिए जब उसके ऊपर जिंक की, लिखे यहां पर जिंक की पतली परत को चढ़ाया जाता है। जिंक की पतली परत को चढ़ाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जाओ भाई, ये परिभाषा हो गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जी? यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, सुनो, ये टॉपिक समझ में आया कि यसद लेपन क्या होगा? जब कोई लोहा या इस्पात की वस्तु को संक्षारित होने से बचाने के लिए अगर उसके ऊपर जिंक की पतली परत को चढ़ा दीजिएगा तो वह संक्षारित होने से बच जाएगा ना। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी? यसद लेपन कहते हैं। बात समझ में आया? बोलो। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाए। ये नया लड़का आ रहा है, 11th में है। हे में काहे खाती आ गया है? अच्छा ठीक है, तो एंजॉय करो। हाँ, ये पार्क नहीं है। तुम तो बहुत पढ़ लिया होगा पहले ही से, तो इसी से सवाल पूछा जाएगा क्या? कह रहे कि ना, तो पहले ही कह रहे कि ना पढ़े। चलो ठीक है, नहीं पूछेंगे। सुनो, अगला है मिश्र धातु। एलॉय। क्या? हम मिश्र धातु डालो ना, इंग्लिश एलॉय होता है, मिश्र धातु। बोलो धातु क्या? चुपचाप। ये है एक दो है, बहुत छोटा है ये। तो सुनो, क्या पूरा खत्म हो जाएगा? सुनो, ये बहुत छोटा टॉपिक है, आपको मतलब कि 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो करके चले जाइए, पूरा आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर ये अब नवरात्रि का छुट्टी मिलेगा, फिर ये महीना खत्म हो जाएगा। अगले मंथ में हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो 2-3 टॉपिक है, 10-15 मिनट पढ़ना ही है। हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो ना चुपचाप, क्या दिक्कत है? चलो, धातु एलॉय डालो तो बाबू। मिश्र धातु। अरे भूख लग गया है तो हमको भी तो भूख लग गया है। चलो, मिश्र धातु हेडिंग डालो। हम खा के आते हैं। इतना सुबह सुबह खाना बना है। हेडिंग डालो मिश्र धातु और समझाते हैं, समझाने के बाद लिखवाते हैं। ठीक है, इतना बात क्या करता है सब? इतना बात करने के चलो हम लिखवा देंगे। आइए सब पढ़ता है ऑनलाइन में, सब खाली कमेंट के चक्कर में रहता है। अब पढ़ेगा, ध्यान देवे नहीं करता है। इसीलिए ऑनलाइन से अच्छा होता है तो नहीं ऑफलाइन हो जाता है। कंटिन्यूटी बनता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में एक वीडियो देखिएगा, 2 वीडियो तो है ही, चलो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे।
क्या लाए? चलिए छुट्टी मिलेगा। मिश्र धातु समझिए पहले इसको, इसको समझिए। मिश्र धातु इधर सुन। मिश्र धातु का परिभाषा क्या होता है समझो। जब दो या दो से अधिक, ध्यान दो, जब दो या दो से अधिक धातु का, नहीं लिखना नहीं है, पहले समझिए। जब दो या दो से अधिक धातु का समांगी मिश्रण, क्या है जी? समांगी मिश्रण। अब आप लोग को हम पढ़ाए हैं 9th क्लास में समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण पढ़ाए हैं। अब सुनिए, इसको आसान तरीका में हम बताते हैं। समांगी मिश्रण में आपको जो दो या दो से अधिक पदार्थ या धातु है वह दिखाई नहीं देंगे। जैसे अभी आपको हम एक गिलास शरबत दे रहे हैं। अब शरबत को पीने से पहले आप लोग को क्या पता है कि उसमें नमक पानी का है कि चीनी पानी का है? इस प्रकार का विलयन हो या इस प्रकार का मिश्रण आपको पता नहीं चलता है किसका किसका इसमें अनुपात होता है। तो दो या दो से अधिक धातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है जी? मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। इसमें कौन कौन सा अवयव है ये आपको पता नहीं चलेगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि आप लोग पीतल देखे हैं, पीतल, तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। और यह किस किस धातु से मिलकर बना होता है? ये बना होता है कॉपर और जिंक से। तांबा बोल रहा, तांबा तो ये हो गया, जिंक है, पीतल और जिंक से। अब अगर आपको डायरेक्ट पीतल दे दिया जाएगा ऐसे, तो आप लोग को पता चलेगा इसमें कौन कौन सा धातु मिला करके बनाया गया है। अगर सोना का मान लीजिए डुप्लीकेट आपको दिया गया, सोना, उसमें कुछ मिला करके दिया जाएगा, तो आपके लिए पहचान करना थोड़ा सा क्या है जी, कठिन है कि नहीं? क्योंकि आपको ये बात पता ही नहीं है कि उसमें क्या क्या मिला करके उसका डुप्लीकेट बनाया गया है। बात समझ में आया? यानी उसी प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं जी? समांगी मिश्रण। आपको पता नहीं चलेगा इस मिश्रण में कितने अवयव उपस्थित है, और इसी को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। बात समझ में आया? बोलिए। तो दो या दो से अधिक धातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। क्या कहलाएगा जी? मिश्र धातु। बात समझ में आया? अब इसका परिभाषा आप लोग लिखिए, लिखिए बाबू जल्दी लिखिएगा। जब दो या दो से अधिक, लिखिए ना, जब दो या दो से अधिक, 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 जब दो या दो से अधिक धातु का समांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक धातु का समांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक धातु का समांगी मिश्रण आपस में मिलता है, आपस में मिलता है, आपस में मिलता है। चाय वो लेके आओ, नहीं बना है, लाल चाय है, लाल चाय रहने दो। लिखो, जब दो या दो से अधिक धातु का समांगी मिश्रण आपस में मिलता है तो वह मिश्र धातु कहलाता है। तो आपस में मिलता है तो वह मिश्र धातु कहलाता है। 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 जैसे 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 देखिए बाबू, जैसे पीतल, जैसे पीतल, ये हम लिखवाएंगे अभी कुछ मिश्र धातु किस किस अनुपात में कौन कौन सा धातु होता है वो लिखवाएंगे। जैसे पीतल, कांसा, जैसे पीतल, कांसा, कांसा भी बताते हैं, चलो ना, कांसा, स्टील, स्टील, ईटीसी, ईटीसी लिख लो। पीतल, कांसा, ईटीसी, पीतल, कांसा, ईटीसी, ईटीसी, पीतल, कांसा, ईटीसी हो गया। अब सुनिए, तो देखना था, रिकॉर्ड हो रहा है ना अभी? ठीक है। अब सुनिए, एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा। पहले समझा देते हैं, सुनो ना, पहले बाद में लिख लेना। नोट करके पॉइंट इसमें लिखना है। देखिए, जो आपका सोना पाया जाता है ना, सोना, तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है जी?
कैरेट होता है, 24 कैरेट का होता है। कितना होता है जी? अगर इस 24 कैरेट सोना से अगर आप लोग आभूषण यानी कि गहना बना रहे हैं, वो आपको गहना मतलब कि टिकाऊपन नहीं होगा। टिकाऊपन कहने का मतलब है ज्यादा दिन चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि शुद्ध सोना में लचीलापन ज्यादा होगा। क्या होगा जी? लचीलापन ज्यादा होगा, तो वो टूटने का खतरा ज्यादा रहेगा। इसलिए 24 कैरेट सोना से आप लोग आभूषण नहीं बना सकते हैं। इसके लिए इसमें मिश्रण किया जाता है। क्या किया जाता है जी? मिश्रण किया जाता है, यानी पहले इसको क्या बनाया जाएगा? मिश्र धातु बनाया जाएगा। तो सोना में क्या होता है जी? सोना में जब आप लोग चांदी, क्या जी? चांदी और कॉपर क्या मिला देते हैं जी? चांदी और कॉपर मिलाते हैं तो वो भी सोना ही बनेगा, लेकिन 24 कैरेट का नहीं बनेगा, 22 कैरेट का बनेगा। कितने कैरेट का बनेगा जी? 22 कैरेट का सोना बनेगा। और आभूषण के लिए, गहना के लिए सबसे अच्छा सोना कौन सा है जी? 22 कैरेट का होता है। लेकिन मार्केट में तो 18 ही चलता है, लेकिन 22 कैरेट का सोना जो है अच्छा सोना होता है आभूषण के लिए। अगर पूरा शुद्ध सोना लीजिएगा, जैसे सोना का बिस्किट, तो वो 24 कैरेट का होता है। हम नहीं या तुम नहीं तो हम सबके उलाट देंगे। अभी ये 24 कैरेट का सोना एकदम प्योर सोना, शुद्ध रूप होता है। ठीक है, इससे आप लोग आभूषण नहीं बना सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलाना पड़ेगा? चांदी मिलाना पड़ेगा। जैसे अगर 20 कैरेट सोना है तो 2 इसमें रहेगा आपको, 1 मिनट, हाँ 2 चांदी रहेगा। जैसे 24 कैरेट का तो प्योर सोना हो गया, और 2 इसका अनुपात रहेगा, तो ये 22 का अनुपात में हो जाएगा। 2 इससे हट जाएगा, 2 इससे 24 कैरेट से 2 अनुपात इसमें निकाल देंगे, 2 मिल जाएगा, तो कितना का हो जाएगा? 22। तो कितना कैरेट का सोना बनता है प्योर आपके आभूषण के लिए? आभूषण के लिए सबसे अच्छा सोना और शुद्ध सोना। और इसमें किसका किसका मिश्रण होता है? चांदी और कॉपर का। चांदी और कॉपर का मिश्रण करके आपको आभूषण बनाया जाता है। और इसी की मात्रा को ज्यादा बढ़ा करके बनाइएगा तो आपको 22 से घट करके कितना आ जाएगा जी? 18। 18 भी चल ही जाता है गहना में। अभी तो इधर उधर मार्केट में 18 ही चलता है, और उससे भी डुप्लीकेट चलता है। हाँ चलिए, तो नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा। नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा। शुद्ध सोना, शुद्ध सोना लिखिए बाबू, लिखिए। शुद्ध सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का, शुद्ध सोना 24 कैरेट का, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जिसका आभूषण नहीं बन सकता है। आभूषण का मतलब क्या बताया अभी जी? गहना, क्या? जेवरात। ठीक है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जिसका आभूषण नहीं बन सकता है। जिसका आभूषण नहीं बन सकता है, जिसका आभूषण नहीं बन सकता है, जिसका आभूषण नहीं बन सकता है। इसी में लिखिएगा, आभूषण बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए सोना में, आभूषण बनाने के लिए सोना में, आभूषण बनाने के लिए सोना में, सोना में चांदी, सोना में चांदी तांबा का मिश्रण किया जाता है। मिश्रण किया जाता है। आभूषण बनाने के लिए सोना में चांदी कोमा तांबा का मिश्रण किया जाता है। चांदी कोमा तांबा का मिश्रण किया जाता है, जो 22 कैरेट का, जो 22 कैरेट का होता है, जो 22 कैरेट का होता है। बात समझ में आया? अब है अब नेक्स्ट हेडिंग है आपको अमलगम। अमलगम। अब ये अमलगम क्या है हम आपको अभी समझाएंगे। पहले हेडिंग डाल लीजिए, अमलगम। अमलगम, इस अमलगम से बताते हैं क्या क्या होता है। धातु का जो है निष्कर्षण भी अमलगम के द्वारा होता है। निष्कर्षण का मतलब धातु का शुद्ध रूप भी प्राप्त किया जाता है अमलगम से। किससे जी? अमलगम से प्राप्त किया जाता है। अब सुनिए इसके बारे में, पहले इसको मिटा देते हैं। आइए, किसका? अमलगम। अमलगम, हाँ आइए। अब सुनिए,
ये क्या है, इधर से ध्यान सुनिए। अगलम सॉरी, एक मिनट। अमलगम एक प्रकार का, सुनो, एक प्रकार का धातु के निष्कर्षण में प्रयोग होने वाला विधि ही है, जिसके मदद से हम लोग धातु का क्या करते हैं, बोलो, निष्कर्षण ही करते हैं। जब कोई धातु, ध्यान दो इधर, जब कोई धातु पारा के साथ, किससे जी, जब कोई धातु पारा के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे जिसका निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं जी, अमलगम। क्या बोलते हैं? किसी भी धातु से जब पारा अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा, बात समझ में आया? तो लिखिए, इसका परिभाषा लिखिए। जब कोई धातु किसी, एक मिनट, जब कोई नहीं लिखिएगा, पारा, जब कोई पारा, मरकरी लिखो ना, पारा कर ऐसा, पारा और कोष्ठ में मरकरी, इसके लिए सूत्र लिख लो, इसका संकेत एच जी लिखिएगा। मरकरी जब, अब हम बोलबे नहीं करेंगे, मरकरी जब अन्य धातु के साथ अभिक्रिया करता है, क्या कोई बोले हैं, काट दिया है ना, सही है, लिखो। मरकरी जब, ए लिखो ना, मरकरी जब, क्या कर रहा मोबाइल लेके, मरकरी जब, शांत रहो, मरकरी जब किसी अन्य धातु से, मरकरी जब किसी अन्य धातु से, मरकरी जब किसी अन्य धातु से अभिक्रिया करता है, मरकरी जब किसी अन्य धातु से अभिक्रिया करता है, तो अमलगम का निर्माण होता है, अमलगम का निर्माण होता है, जिससे धातु का निष्कर्षण भी होता है, जिससे धातु का क्या होता है जी, निष्कर्षण भी होता है, जिससे धातु का निष्कर्षण भी होता है, जिससे धातु का निष्कर्षण भी होता है, जिससे धातु का निष्कर्षण भी होता है। रुक जाना, जिससे धातु का निष्कर्षण भी होता है। लास्ट टॉपिक है, नहीं तो एक वाला तो ये तो हम भेजेंगे, इसका पीडीएफ भेज देना, भेजेंगे, जो हाईलाइट करेंगे उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो आप लोग को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इसको ये याद करने वाला टॉपिक है। हाँ तो उसको हम भेज देंगे, लिख लीजिएगा, बस लास्ट टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु के उदाहरण। क्या? हाँ तो क्या करेगा वो, वैसे हेडिंग में डलवा रहे हैं, घरे जाएगा, जाना, बस और 5 से 10 मिनट काम हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग डालो तो, कुछ मिश्र धातु के उदाहरण, हेडिंग डालो तो बाबू जल्दी, कुछ मिश्र धातु के उदाहरण, कुछ मिश्र धातु के उदाहरण, कुछ मिश्र धातु के उदाहरण, वही तो कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु उदाहरण। अरे बात देखे, तुम लोग समझता नहीं है कोनो चीज बढ़िया से। चलो हेडिंग हो गया, चलो मिटा देते हैं बाबू इसको, बात नहीं, आगे आओ, आगे आओ मतलब टॉपिक में आगे आओ। मार्कर में इंक नहीं है, रुक जाओ, रुको ना, टॉपिक नीचे है, ऊपर आओ। चलो ये मार्कर अच्छा है ना जी। क्या हेडिंग है आप लोग का? कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु के। एक बात एकदम नोट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा, एकदम इस पर स्टार लगा लीजिए, जो बोलते हैं रामबाण है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु के उदाहरण। चलो और कुछ आई भी आई, चाहे कुछ आई, ठीक है। शांति शांति, सिर्फ बोर्ड पर। पहला है आपको, पहला है क्या, पहला लिखिए, पहला क्या है पहले लिख लीजिए, बताते हैं। लिखिएगा पीतल, लिखिएगा पीतल, पहले लिख लीजिए, उसका ट्रिक भी बता देंगे, ऐसे भी नोट करके लिखवा देंगे, ठीक है। पहला नंबर लिखिएगा पीतल, पीतल मिश्र धातु,
पीतल मिश्र धातु, पीतल मिश्र धातु कॉपर और जिंक से, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ये पहला है। लिखवाए ना कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातु के उदाहरण। तो पहला है आपका पीतल मिश्र धातु, किसका है जी? कॉपर और जिंक का। यानी कि हम कह सकते हैं जो आपका पीतल है, ये पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर को Cu लिख दे, जिंक को क्या लिख दे जी? Zn लिख दे। बोलो, लिख दे। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे ताकि ट्रिक अच्छा काम करेगा। कॉपर है और क्या है जी? जिंक है। कॉपर है और चलो किसका ये मिश्रण बन के क्या बनाएगा? बोलो, पीतल। अब यहां से ट्रिक लिख लीजिएगा और अच्छे से ट्रिक लिखिएगा। यहां लिखिएगा ट्रिक लिख करके, और सुनो इसके नीचे लिखिएगा कौन, क्या लिखिएगा? कौन, यानी Cu से क्या? कौन, Zn से जिंदगी। कौन जिंदगी? आप P से पिताजी। सुनो लिख लो, याद करने के लिए बता रहे, आसानी से याद हो जाएगा। जो पीतल है किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक से। ट्रिक लिख लो, कौन से हो गया? कॉपर। जिंदगी से हो गया जिंक। अब पीतल मतलब पिताजी। तो इसके नीचे एरो डाल देना ताकि अच्छा लगेगा फेयर में थोड़ा सा। अब पीता है, पीता वाला पीता नहीं। हाँ, चुपचाप जो ट्रिक लिखवाया चुपचाप लिखते रहो, ज्यादा दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कौन जिंदगी? पिताजी। तो नरक वाला जिंदगी है हम लोग का। कौन जिंदगी? पिताजी। कॉपर और जिंक मिलकर के कौन सा मिश्र धातु बनाएगा? पीतल। इसको याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर लिखिएगा, कांसा लिखिएगा। कांसा मिश्र धातु लिखिए बाबू, कांसा मिश्र धातु कॉपर और कॉपर को तांबा बोला जाता है। हाँ लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में कहिएगा कि ये सर कॉपर लिखवा दिया, तांबा कहां गया? कांसा मिश्र धातु कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। कांसा मिश्र धातु कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। ट्रिक लिखवा दे इसका, लिखिएगा काश कप में टी होता। कांस का मतलब क्या हो गया बाबू? बोलिए, कांसा। कप का मतलब कॉपर हो गया। टी का मतलब टीन। में का मतलब कुछ नहीं है। होता का मतलब कुछ नहीं है। ट्रिक में लिखवा है ये, ताकि ट्रिक एक बैठ जाए बढ़िया से। काश कप में टी होता। टी का मतलब बोलो Sn। उसका संकेत क्या होता है? Sn को टीन बोला जाता है। Sn को क्या बोला जाता है जी? टीन। तो कांसा किसके मिश्रण है? कॉपर और टीन। काश कप में टी होता। ये बाबू ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोग लिखिए या मत लिखिए, हमको तो कोई मतलब नहीं है, याद आप लोग को करना है। हम तो याद करने के लिए आपको तरीका बता देते हैं। चलिए 2 हो गया। तीसरा ऊपर लिखते हैं। उधर मिटा दो सर, सब उधर मिटा देते हैं, इधर ही लिख देते हैं सब। इधर तो दिखाई दे रहा होगा। एसन है टीन को एसन बोलते हैं। चलो अगला लिखो बाबू। चलो तीसरा लिखोगे बाबू स्टील। क्या लिखेगा? लिखेगा स्टील लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होता है।
अब सुन लेना, स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों में मिश्र धातु अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब स्टेनलेस स्टील और स्टील में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कभी कभी ये देता है कभी वो देता है। तो स्टील किसका किसका मिश्र धातु है? लोहा और कार्बन ना है जी। तो स्टील किससे किससे? एफ यानी कि लोहा, और उसके बाद क्या है जी? कार्बन का सी। ट्रिक लिखिएगा इसका तो ट्रिक नहीं है, लिखना हो तो काम चल जाएगा, लेकिन लिख लो। ट्रिक है इसका स्टील फीका। स्टील क्या है जी? बोलो। फीका। स्टील है तो स्टील हो गया, बोलो ना। स्टील तो स्टील, आ फी से आयरन यानी एफी, का मतलब सी यानी कि लोहा और कार्बन। हो गया, ये ट्रिक हो गया आपका। यहां पर ट्रिक हो गया स्टील फीका। स्टील किससे मिलकर बना होता है जी? एफी प्लस कार्बन। चलो अब है 4 नंबर है। चलो 4 नंबर है बाबू, लिखिएगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस हम रुके हुए हैं, सिर्फ हेडिंग डलवा रहे हैं। 4 नंबर लिखिएगा स्टेनलेस स्टील आयरन। अच्छा अभी लिख रहा है सब, ठीक है ठीक है, लिखो लिखो, रुके हुए हैं, लिख लो बाबू, लिख लो, पहले लिख लो तब तक। इसको बार बार देखना ही पड़ेगा, नहीं तो कट जाता है। ये देखो तो छोटी बच्ची इतना देर तक रुक गई है, तुम लोग जो है पढ़ने में नहीं रुकता है। चलिए क्या, हाँ चलो लिख लिया, लिखते रहो। हो गया, चलो 4 नंबर लिखो स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील लिखो 4 नंबर। अरे तो बोल ही तो रहे हैं, लिखो 4 नंबर है ना, लिखो स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टील आयरन, आयरन क्रोमियम, हाँ क्रोमियम, क्रोमियम और निकेल। निकेल लिखो स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है, और निकेल का मिश्र धातु होता है, और निकेल का मिश्र धातु, निकेल का मिश्र धातु, मिश्र धातु होता है, निकेल का मिश्र धातु होता है। अब सुनिए इसका हम जो है, जैसे यहां ध्यान दो, ट्रिक लिखवाता है लेकिन इधर ध्यान देना। क्या है जी? स्टेनलेस, बोलो ना। स्टेनलेस स्टील किससे किससे मिलकर बना होता है? आयरन को क्या लिखेंगे? Fe, और उसके बाद क्रोमियम को Cr और निकेल को Ni लिखे। ट्रिक लिखिएगा इसका, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इस पर और स्टार लगा लेना, 3 स्टार। ट्रिक लिखो, ट्रिक है स्टेनलेस, ट्रिक है स्टेनलेस हुआ, स्टेनलेस हुआ, फिर कर निकाह, फिर कर निकाह। निकाह जानते हैं ना, हम लोग में बियाह और मुस्लिम में निकाह होता है ना, ठीक है। स्टेनलेस हुआ फिर कर निकाह। अब स्टेनलेस का मतलब स्टेनलेस स्टील, बोलो। बोल नहीं रहा है कौन? स्टेनलेस का स्टेनलेस स्टील, और फिर का मतलब ऐसे हुआ का मतलब कुछ नहीं हुआ, हुआ फिर का मतलब Fe, क्या है जी? Fe। कर का मतलब क्रोमियम, क्या है जी? क्रोमियम। और निकाह का मतलब निकेल। हुआ बात। चलिए लिख लीजिए। अब एक और है, लिख लीजिए। अरे एक और है, ये मिश्र धातु का उदाहरण गधा सब, एकदम छोटा वाला है, लिखो ना। ठीक है, हाँ हट जाते हैं, लिखिए। बस एक है बाबू, बस एक और है, बस 5 नंबर है, लिखिए लिखिए। अरे तो रुकबे किए हैं, ऐसे खाली कह रहे हैं, लिखिए लिखिए।
चलो ये ट्रिक है। स्टेनलेस हुआ फिर कर्निका, स्टेनलेस से हुआ स्टेनलेस स्टील, फिर से Fe, कर से Cr क्रोमियम, और निका का मतलब Ni निकेल। चलो अब नेक्स्ट कितना नंबर है जी? 5 नंबर है। ठीक है, लिखो लिखो सोल्डर, हाँ सोल्डर, सोल्डिंग वाला सोल्डर लिखो बाबू। 5 नंबर है, लिखो सोल्डर, सोल्डर शीशा और सोल्डर, सोल्डर शीशा और सोल्डर शीशा और निकेल, नहीं कॉपर लिखो, कॉपर, सोल्डर पर कॉपर और शीशा, कॉपर, सोल्डर शीशा और, एक मिनट, टीन है ना, ठीक है, शीशा और टीन, शीशा और टीन, सोल्डर शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु होता है, मिश्र धातु होता है। सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु होता है जी? शीशा और टीन, शीशा और टीन। ट्रिक लिखिएगा, इसका ट्रिक लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ये जो है बार बार भाषा में नहीं आता है, ट्रिक लिख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ट्रिक लिखिएगा, ट्रिक लिखिएगा, सौतीन, सौतीन से डर। अरे अमित सर का है। अरे तो हम क्या करते, बैठ के देखते रहते हैं कहाँ कौन फिट कर रहा है। सौतीन से होता ही है डर। लिखिए 100 मतलब शीशा, क्या है जी? चलो यहाँ एरो का निशान देकर लिखना। 100 का मतलब जी शीशा, और 3 का मतलब टीन नहीं हो जाएगा। शीशा प्लस में क्या बाबू? टीन, और डर है मतलब सोल्डर, सोल्डर। ट्रिक लिख लीजिएगा।